Good afternoon, everyone. Hello. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Vanshika Attri from Orbit Clinic सोनिया विहार. आज आपका सभी का स्वागत है आपकी सीएमयू में, जिसके ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आसिफ हैं. और ये सीएमयू जो है आज की एक छोटी सी पहल है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, और इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले, आपके सीएमयू को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा ऑर्बिट क्लिनिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारा ऑर्बिट क्लिनिक है क्या, क्या क्या हम उस चीज़ के लिए करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट क्लिनिक हमारी ब्रांचेस हैं कृष्णा नगर, जनकपुरी और सोनिया विहार में. ऑर्बिट क्लिनिक हमारा 2008 में प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्टार्ट किया था, और आज वो एक बहुत बढ़िया मुकाम पर पहुंच चुका है. हमारी एसोसिएट क्लिनिक्स हैं हमारे जनकपुरी, गाजियाबाद, बैंगलोर एंड MI USA के. नेक्स्ट वन इज, अभी जैसा मैंने बताया कि 2008 में प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्टार्ट किया था. हाँ, हमारी थीम क्या है? बेसिकली जैसे आपको पता है कि हम लोग होम्योपैथी फिजिशियंस हैं, तो हमारा मोटिव रहता है कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आया है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करके भेजें. हमारी थीम में हमारा है होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड केयर. मतलब पूरा हमारे होम्योपैथी में क्या होता है कि हम सिर्फ जो डिजीज होती है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, पूरा पेशेंट को ट्रीट करते हैं. देन लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट. सारे पेशेंट्स जो आते हैं उनका सारी बीमारियों से जूझ के तब होम्योपैथी के पास आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया है तो वो वापस ऐसे ना जाए कि उनको कहीं और जाना पड़े. वाइड रेंज ऑफ क्रॉनिक इलनेस. कई सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट में किसी कोई इलाज नहीं बोलते हैं. पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हम लोग वहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया कि इस चीज़ का इलाज नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको होम्योपैथी से भी ट्रीट करें. एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रस्ट. और वही ट्रस्ट है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो नेक्स्ट बंदे को ये जाके बताए कि हाँ, मैं उस क्लिनिक पर गया था और मैं इतने पेशेंट डॉक्टर से मिला. हम लोगों ने क्या ट्रस्ट बनाया पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं. ये हमारी थीम है ऑर्बिट क्लिनिक की, जो सारी चीज जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको देखती है, तो ये हमारी थीम है. Today's sponsor is DPMT, Ashoka's Zamiyard, Kiss Enterprises, Orbit Clinic and Moonsai Laboratory. ये है कि हमारा एवरी ईयर 14 जनवरी को हम लोग एक कैंप लगाते हैं, जिस कैंप में हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम जितने हो सकता है तो फ्री मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और जो हमारी मूनसाई लैबोरेटरी है वो भी हमारे कम से कम पैसों पे पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करती है. और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आसिफ सर तो देखते ही हैं उस चीज़ को. हाँ, और एक चीज़ और, इस चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ और, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार है, क्योंकि अब मेन फोकस मैं उसी पे करूँगी क्योंकि हम अभी ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार में है. तो ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार एक मंदिर में है, और हमारा ऑन साइट पैथोलॉजी लैब और फिजियोथेरेपी भी है. साथ में जो पैथोलॉजी लैब है वो केशव सर देखते हैं और हमारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आसिफ देखते हैं. हमारी कुछ कंपनियां हैं जो हमारी इस ऑर्बिट क्लिनिक को सहयोग करती है अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ. जैसे कि हमारा टीवा फीस्ट हो चुका है, जो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर चीज़ में. मेंसेस हो गए, यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया, लिकोरिया हो गया. तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ ऑर्बिट क्लिनिक की सारी ब्रांचेस पर देते हैं. और सोनिया विहार में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम चैरिटेबल बेस पे उसको रखें. सोनिया विहार में हमारा ये है कि हमारा एक 50 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है, और वास्तविक जो मेडिसिनल चार्जेस होते हैं वो भी लो रेट भी रखते हैं.
हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट आए कहीं से भी, तो वो यहाँ से खाली हाथ ना जाए, ये सोच के कि आप जो दवाइयाँ हैं वो महंगी दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट है हमारे ये कैप्सूल्स विटामिन ई के। विटामिन ई के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो थोड़ा न्यूट्रिशनल वेलबींग हो गया, वुमेन वेलनेस हो गया, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और स्किन और हेयर के लिए भी है। ऑस्टियोमेल है हमारा जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग के लिए, मस्कुलर है, मस्कुलर क्रैम्प, स्ट्रेंथनिंग मसल एंड बोन्स। हिपैटोमिल लीवर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, डिस्फंक्शन एंड डैमेज, जनरल टॉनिक हो गया। ट्राइकोमिल हेयर ऑयल, ये हेयर्स के लिए कि नरिशमेंट करता है हेयर्स को, और ये है शैम्पू। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा कि वो आए और आज की सीएमई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू डॉक्टर वंशिका, थैंक यू सो मच। और क्योंकि इनका पहला अटेम्प्ट था आज सीएमई में बोलने का, तो फिर भी अच्छा बोले, कोई मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ खराबी की है। तो देखो जो भी आपने बताया ऑर्बिट क्लिनिक के बारे में, और क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में हमने जो बताया वो सिर्फ एक दूसरी कंपनी का है जो यहाँ के स्पॉन्सर्स में शामिल है। ऑर्बिट क्लिनिक के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जब मैं BHMS में था, तो BHMS में फर्स्ट ईयर में जाकर के मुझे पता लगा कि यार बहुत सारी कमियां हैं हमारे प्रोफेशन में, ये आयुर्वेद में भी रहती हैं, यूनानी में भी, कि एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होता। खासकर जब जब हम कंप्लीट करके आते हैं, जब कंप्लीट करके आते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ना आयुर्वेद को आयुर्वेद आती, ना यूनानी वालों को यूनानी आती, और ना होम्योपैथ को होम्योपैथी आती। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू करा, और तब से मैं लगातार हर साल 15 बच्चों का एक बैच बनाता हूँ। उस 15 बच्चों में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ, उनके लिए क्लिनिक खोल के दे देता हूँ। यहाँ कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है, मैंने कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनाई। जितने भी आपने अपनी ब्रांचेस देखी वो सब मेरे स्टूडेंटों से ही ऑपरेट होती हैं, और मेरे जो स्टूडेंट हैं सब ऑर्बिट क्लिनिक को वही संभालते हैं। तो आज क्योंकि हमारी CME का ये पहल, छोटी सी पहल है, ऑर्बिट क्लिनिक्स होने पर हम लोग हर साल कैंप लगाते आ रहे हैं 14 जनवरी को, और बीच बीच में भी लगाते रहते हैं, जो अभी डॉक्टर वंशिका ने बताया है। लेकिन क्योंकि हम लोग एजुकेशन के पार्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हर साल मैंने बताया कि हर 15 बच्चों को हर साल पढ़ाता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि उनसे कोई चार्जेस ले रहे हैं, यहीं पे आते हैं सब लोग, यहीं पे सीख करके जाते हैं और अपने अपने क्लिनिक खोलते हैं। नहीं खोलने लाएंगे तो हम लोग उनको क्लिनिक खोल के देते हैं। तो आज क्योंकि एजुकेशन की बात है, यहाँ कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन सीरीज ये ऑर्बिट क्लिनिक की पहली है, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे सीरीज की हैं। तो आज बात करते हैं PCOD के ऊपर। PCOD जो सबसे कॉमन चलन, खासकर फीमेल्स के अंदर, आप सब लोगों के पास भी PCOD के बहुत सारे मरीज आते होंगे, और अगर डाटा देखा जाए तो हर 10 में से 1 या 2 फीमेल तो ऐसी जरूर आ जाती है जो PCOD या इनफर्टिलिटी से ग्रसित है। तो जो कि आप सब लोग अलग अलग थीम से हैं, और मैं होम्योपैथ हूँ, तो मैं मेरे पास होम्योपैथी के तो बहुत सारे केसेस हैं, मतलब सैकड़ों केसेस हैं जो हमने प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप सब लोगों से बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो PCOD के केस को लेने में हम लोग गलती कर लेते हैं, उस पर ज्यादा बात करेंगे। तो ये डॉक्टर हैनीमैन है जिन्होंने होम्योपैथी को फाउंड किया था। इनकी फोटो मैं हर स्लाइड में सबसे पहले दिखाता हूँ, आप सब लोगों को बताते हैं इनके बारे में कि सिर्फ पूरी दुनिया में ये एक ऐसे चिकित्सक हैं जिनका बर्थडे हर साल पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन मनाया जाता है, वरना चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या कोई भी पद्धति हो। इसके अलावा कोई भी ऐसे डॉक्टर के पद्धति के फाउंडर नहीं है जिनका बर्थडे पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता हो, सिर्फ अकेले इकलौते हैं। और जिसको आज तुम एलोपैथी बोलते हैं, ये जो एलोपैथिक टर्म है वो भी इन्हीं की दी हुई है, मतलब सबसे पहले एलोपैथी का वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए। तो आज हम सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि नॉर्मल साइकिल क्या है, कॉमन थिंग्स जो हमें होनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट PCOS, ये सबसे मेन चीज रहेगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके इस वजह से थोड़ा बाहर हो सकती है। रोल ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, और हम क्या सीख करके जाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ मुझे सिखा करके जाओ, तो इंटरेक्टिव सेशन भी बनाएंगे कि पूछताछ हो और हम लोग एक दूसरे से सीख करके जाएंगे। तो नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरा यूट्रस, वेजाइना, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स भी हैं, एक ओवरी है जो एक लिगामेंट के साथ अटैच है। सब लोगों को मालूम है? लेकिन क्या सब लोगों को मालूम है कि जो पूरी PCOD है उसमें एक छोटी सी ओवरी, मतलब सिर्फ 2 बाई 3 सेंटीमीटर की ओवरी ने एकदम तबाही मचा रखी है।
मतलब पीसीओडी आज की सबसे बड़ी बीमारियों में शामिल हो गई है, और सिर्फ 2 बाई 3 सेंटीमीटर की एक ओवरी की वजह से। तो जब अब से लगभग 2013 से पहले पीसीओडी बोला जाता था, 2013 के बाद इसको सिंड्रोम में कन्वर्ट कर दिया गया। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड नाउ पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो दोनों में क्या फर्क है? डिजीज का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब कुछ सिम्टम्स लिए और उनका एक ग्रुप बनाया, वो हो गई बीमारी। लेकिन जब बीमारियों का ग्रुप हो जाए तो वो सिंड्रोम होता है। तो अब ये माना गया कि यार पीसीओडी सिर्फ एक छोटी सी ओवरी की बीमारी नहीं है, इसके पीछे तो ब्रेन भी इन्वॉल्व है, इसके पीछे थायराइड भी इन्वॉल्व है, उसके पीछे पेट भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से अब उसको सिंड्रोम कहा जाने लगा है। 2023 से अब इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर रख दिया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो हमारे खाने पीने से या एक्सरसाइज करने से ग्रसित होती हैं, तो उसमें जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, अब पीसीओएस को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर लाया जाता है। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है एवरेज? कोई बताएगा? 3 to 5 days मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं तो जनरली किताब के हिसाब से 28 डेज, बुक के हिसाब से 28 डेज नॉर्मल साइकिल का डे माना जाता है, प्लस माइनस 7 डेज जो है ये भी नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अब जो नई डेफिनेशन है उसको ध्यान से सुनिए। नई डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी ऐसे साइक्लिक पैटर्न जो बिल्कुल रेगुलर फेज में आ रहे हैं, चाहे वो 36 डेज पे आ रहे हैं, चाहे वो 42 डेज पे आ रहे हैं, चाहे वो 72 डेज पे आ रहे हैं, लेकिन 72 डेज पे नॉर्मल होने चाहिए, प्लस माइनस 7 डेज सबके लिए लागू है। 36 पे नॉर्मल होने चाहिए, 48 पे नॉर्मल होने चाहिए। तो ये भी नॉर्मल साइकिल की प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अब साइकिल की डेट जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखोगे बहुत सारी ऐसी फीमेल आती हैं डॉक्टर साहब को 2 महीने से साइकिल नहीं आई। तो हम लोग सबसे पहली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उसको मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें ये जानना है कि उसके पिछले 1 साल का चार्ट क्या रहा है। सबसे पहले आपका काम है, जब भी कोई फीमेल आ जाए वो कहे कि हाँ मेरे को मेंसेस नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले पिछले 3 साइकिल की डेट उससे जानिए कि क्या डेट रही, उसका एक एवरेज निकालिए। हो सकता है कि वो 48 डेज पे नॉर्मल साइकिल आ रहा हो और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फीमेल जिनका आप ट्रीटमेंट भी कर रहे होंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसकी साइकिल की कैलकुलेशंस को पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी साइकिल, कोई भी पेशेंट आ जाए, तो सबसे पहला काम है आपका कि 3 साइकिल जरूर चेक करें। ऐसी भी छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। तो ये जो पूरा 28 डेज का साइकिल है, अब सिर्फ 28 डेज का नहीं रह गया है। इसके पीछे कोई कारण बता पाएगा कि 28 डेज से क्यों एक्सटेंड हो गया? कोई है जी? डाइट और लाइफस्टाइल, और डाइट लाइफस्टाइल तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ गया। और इसके अलावा वर्कआउट, स्ट्रेस, और एंजाइटी, डिप्रेशन, और बोलिए कि आप लोग ट्रीट कर रहे हो पेशेंट को, तो आप क्या कुछ तो सोच कर करते होंगे, तो बस वही बताओ जो सोच करके कर रहे हो। देखो, बाल झड़ने वाले पेशेंट कितने हैं आप लोगों के पास? सबके पास है? कोई ऐसा है जिसके पास कोई बाल झड़ने वाला पेशेंट ना हो? हेयर फॉल होगा। तो हेयर फॉल का क्या कारण है? देखिए, थोड़ा रिवर्स सोच करके चलते हैं। रिवर्स ये सोच करके चलते हैं कि जिस चीज की लाइफ में हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो चीज खत्म होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन का प्रोसेस। इवोल्यूशन का प्रोसेस मतलब जैसा कि सिर्फ बालों की बात कर लेते हैं। बालों का क्या काम है? बालों का काम है थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एसी है, हीटर है, इतने सारे डिवाइसेस हैं, तो फिर बाल क्यों आएंगे? ओके, तो आप देख रहे हो कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में बाल जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे जिनके बाल कम हैं वो इवोल्यूशन के रेस में सबसे आगे हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा ना? तो बाल कम होना इवोल्यूशन का प्रोसेस है, सेम एज इन पीसीओएस। आप इस बात को समझो कि हम पिछले कुछ सालों से, मतलब 10-15 सालों से, तो मैं भी क्योंकि प्रैक्टिस में 15 साल से हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि पीसीओडी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब एनवायरनमेंट को मेंसेस की जरूरत ही नहीं है।
आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो मेंसेस आते हैं वो एक साल में एक बार आते हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनिमल्स। ना तो हम अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, ना हम अपने स्ट्रेस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम सुबह सो करके उठ रहे हैं। अभी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित होगी। मैं जो भी बोलूँगा वो बिल्कुल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में है। तो जो भी ऐसी मेटाबॉलिक डिसीज हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और हम लोग ऐसे फेज में आ जाएंगे जहाँ हो सकता है कि 6 महीने के अंदर मेंसेस आ रही थी, नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 72 डेज में भी आ रहा है तो भी वो नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमें समझना कि हमें उसका ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। तो ये हो गई साइकिल की बात। नेक्स्ट नॉर्मल ओवरी है, आपने सब कुछ देखा होगा। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अभी जब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा था जहां पे ओवरी अटैच्ड है एक लिगामेंट के साथ, मान लो इस माइक को ओवरी समझ लेते हैं और ये एक लिगामेंट है जो यूट्रस के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और यूट्रस से एक ट्यूब और निकली, फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर फिम्ब्रीज बनाई और इस ओवरी से ओवा को कैच किया। ऐसे ही होता है ना। तो अगर ईश्वर चाहता तो लिगामेंट के थ्रू एक चैनल बना देता और ओवा वहां से वहां आ जाता, ऐसा हो सकता था ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर स्पर्म को इतनी लंबी रेस लड़नी है तो ओवा को भी इतनी लंबी रेस लड़नी पड़ेगी। तो ओवुलेशन का प्रोसेस क्या है कि पूरी ओवरी में से, ये तो आपको लोग मालूम होगा कि 2 ओवरी हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों में से एक ही महीने में एक बार में मतलब जनवरी में राइट हुआ है, फरवरी में लेफ्ट से होगा, ठीक है। लेकिन ओवुलेशन ओवरी के किस पार्ट से होगा ये साइंस अभी तक नहीं पता लगा पाई है। वो कौन डिसाइड करता है? वो करते हैं फिम्ब्रिया डिसाइड, जो पूरे महीने उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं। ये फिम्ब्रिया उस ओवरी को टच करेंगे और एक ऐसा स्टिमुलेशन पॉइंट बनाएंगे जहां से ओवुलेशन होगा। और जब ये ओवुलेशन होता है तो जैसे आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है ये ओवुलेशन का पार्ट है और ये ओवा को फिम्ब्री जो है वो कवर कर रही है। तो जब ये फिम्ब्री को कवर कर रही होती हैं तो ओवुलेशन होकर के ओवा जो है वो फिम्ब्री के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में गया और वहां जाकर के प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये फिम्ब्री इस ओवा को कैच ना कर पाई तो क्या होगा? मतलब ओवरी ने ओवुलेशन कर दिया और जो फिम्ब्रीज हैं वो कैच नहीं कर पाई तो क्या होगा? कहां जाएगा अंडा? ये अंडा जाएगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। और जहां ये अंडा जाएगा, और इस अंडे को क्या चाहिए? हमेशा एंडोमेट्रियम चाहिए। जब भी कभी अंडा निकलेगा तो उसको एक बेड चाहिए जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। जब ये अंडा कैच नहीं हुआ और पेरिटोनियल कैविटी में कहीं जाकर के बैठ गया तो वहां उसने अपनी एक नई एंडोमेट्रियम बनानी शुरू कर दी। ऐसे एक बार में नहीं होता है, लेकिन हर महीने ऐसा होता रहेगा। तो एक नई एंडोमेट्रियम बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। मतलब यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियम का बनना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है, जिसका बुक्स में रीजन लिखा है कि ये कॉज अननोन है। कॉज अननोन नहीं है, कॉज तो यही है कि अगर आपका फिम्ब्री जो है वो ओवा को कैच नहीं कर पा रहा है तो ओवा कहीं तो जाएगा। जब जाएगा तो पेरिटोनियल कैविटी में एक नई एंडोमेट्रियम बनाएगा जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जो बहुत ही सीवियर पेनफुल होती है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम अपना काम वहां पे शुरू कर देती है और बाहर की तरफ बन जाती है तो और ज्यादा दिक्कत है। तो ये ओवुलेशन का प्रोसेस है। Definition: Polycystic ovarian syndrome is a condition in which a woman has an imbalance of female sexual hormone. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हार्मोन है कौन से? एक जो सबसे नॉर्मल बात है, आप लोगों के पास, सब लोगों के पास अल्ट्रासाउंड आता होगा और अल्ट्रासाउंड में इंप्रेशन बड़ा लिखता होगा कि बाइलेटरल PCOS अपीयरेंस, यही लिखा होता है। तो हाथ पर करके बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जो स्लाइड को देखते हैं, जो उसकी फिल्म आती है वो कितने लोग देखते हैं? ईमानदारी से अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी मिस डायग्नोसिस बना रहे हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड आए जिनके इंप्रेशन में तो लिखा था कि बाइलेटरल PCOD, लेकिन जब मैं उनकी फिल्म देखता हूं तो उसकी फिल्म में PCOD नहीं है। तो हर एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है
कि इन्वेस्टिगेशन को सिम्टम्स के आधार पर वेरीफाई करो। देखिए आप लोगों को ये तो पता लगता जा रहा है कि डॉक्टरी समाज बदलता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब इनोवेट हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए इनोवेट हुई थी कि डॉक्टर को अपनी बनाई हुई डायग्नोसिस कंफर्म करनी होती है कि भाई मुझे ये डाउट हो रहा है, मैं ये इन्वेस्टिगेशन लिख करके देता हूँ और ये आप करा के लाओगे, इसमें ये निकला तो मेरी बीमारी कंफर्म हो जाएगी। अब ट्रेंड क्या है कि इन्वेस्टिगेशन आ रही है और हम उसके हिसाब से डायग्नोसिस बना रहे हैं, इसीलिए मेडिकल फील्ड जो है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। तो ये कभी मत करना, नॉर्मल ओवरी को समझो, बिल्कुल ये प्रेजेंस है और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज ओवरी में पेरिफेरली अरेंज होनी चाहिए, मतलब पूरे गोले के अंदर ये पेरिफेरली अरेंजमेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई कैंसर है। ठीक है, सिंपल से इसको समझो कि जैसे ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर कोई सिस्ट यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, एक यहाँ मिले और एक यहाँ मिले, समझो इस फीमेल को पीसीओडी के अलावा कुछ और डेवलप हो रहा है, तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन पे जाओ या किसी के पास रेफर करो जो इसके एक्सपर्ट हो। तो एक नॉर्मल सी फिनोमिना है और मैं देखता हूँ कि खैर मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन सोनी पर बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं जिनकी फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये हमारा ही फर्ज बनता है, जैसे मैं उन्हीं की रिपोर्ट पे नोट करके भेजता हूँ कि डॉक्टर साहब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे दोबारा चला के। तो इस बात से कुछ अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट नाराज भी हैं, लेकिन क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं होगा तब तक क्या काम करेंगे। आप अगर आपकी मशीन ठीक नहीं है तो इसमें पेशेंट का या हमारा तो कोई वो नहीं है ना। पेशेंट अपना पैसा भी लगा रहा है और उसके बावजूद भी उसको रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलती तो फिर बेकार है। तो इस बार जब भी कभी पीसीओडी के लिए आप ट्रीटमेंट शुरू करो तो कुछ ये चीजें जो मैं आज बता रहा हूँ वो जरूर चेक कर लेना, इसके बिना कभी भी ट्रीटमेंट में आगे नहीं बढ़ना है। इसकी बहुत पुरानी है, आप में से कितना लोग जानते हैं कि पीसीओडी कितनी पुरानी बीमारी है? 1800 तो मैंने लिखा है, क्या इससे पुरानी हो सकती है? इससे पुरानी हो सकती है ना, है ना? ये मुझे लगता है कि जब से इंसान बना है तभी से। देखो आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सारे पूर्वजों का एक कथन था कि बेटियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनको पता था कि एक एज के बाद कोई तो ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी। बस उस समय अल्ट्रासाउंड ही तो नहीं था, लेकिन कथन तो ये था, ये तो बात सब जानते हैं ना, कि वो ये चाहते थे कि बेटियों की शादी जल्दी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि अगर शादी जल्दी नहीं हुई तो कुछ तो दिक्कत आ जाएगी। वो अपनी फेमिनिटी खो सकती है, वो अपने ओवुलेशन को खो सकती है, वो पीसीओडी में जा सकती है, वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। तो बीमारी पुरानी नहीं है, बस हमने उसको एडवांस करके उसको नए नए नाम देना शुरू कर दिए हैं और उसको अब हम चलन में ले आए हैं। अब हम कहने लगे कि नहीं यार पीसीओडी बहुत बढ़ती जा रही है, तो पीसीओडी तो बढ़ेगी ना अपने आप। नंबर एक तो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसके ऊपर अभी जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं उनको ये रियलाइज होगा कि वो अपनी ओवरी यूट्रस के लिए तो कभी कुछ नहीं करती, और जितने मेल्स बैठे हैं उनके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं अपने यूट्रस के लिए कुछ भी तो नहीं करती और चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके अलग अलग नाम भी रखे। स्टेनन लिविंगस्टन ने 1935 में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम करा पीसीओडी के ऊपर, फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोगोनेज, और आज सबसे नीचे है ओवेरियन डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सिंपली सी पीसीओएस को यहाँ ले आए हैं। एपिडेमियोलॉजी 8 से 10% वुमेन ओवरऑल हैं जो लगभग इफेक्टेड हैं। ये तो किताब का डाटा है, लेकिन हमारे अगर पेशेंटों का डाटा देख लें तो हर 10 में से दूसरी फीमेल जो है वो पीसीओएस लेकर के आएगी। कॉजेस क्या हैं? सबसे पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये मतलब जेनेटिक्स उसकी कैसी है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर एंड्रोगोनिज्म, प्रीनेटल एंड्रोगोनिज्म एक्सपोजर और एनवायरमेंटल एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये मैंने 3 चीजें जो हैं वो रेड लाइन करी हैं, क्योंकि 2 ऊपर के फैक्टर तो आपको सबको किताबों से पता है, और ये तो हमारे पास एक सबसे बढ़िया बहाना रहता है यार जेनेटिक बुक से, है ना? किसी को सर के दर्द के लिए हमने जेनेटिक बोल दिया, डायबिटीज को भी जेनेटिक बोल दिया, पीसीओएस को भी जेनेटिक बोल दिया, लेकिन हमारे अपनी भी तो जिम्मेदारियां हैं ना कि वो कहाँ से हो रही है। तो जो मैंने अभी 3 लाइन रेड लाइन पे लिखी है, इसका सबसे मेन फैक्टर जो है वो है हमारी डाइट के अंदर कुछ ऐसा मिलाया जाना जिससे बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है। अगर आपको इसके ऊपर स्टडी करनी है तो आज आप किसी भी चिप्स के पैकेट को खोलने से पहले उसकी कंपोजिशन पढ़ना, उसमें जो लिखा है
उसको इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आपको अपने आप ही पीसीओएस के कॉजेज जो है वो नजर आ जाएंगे। मैंने सबसे पीछे नीचे लिखा है केमिकल लाइक बिस्फेनॉल A, BPA and phthalates which interfere with the hormonal imbalance are like to PCOS like syndrome। सिर्फ चिप्स की बात नहीं हो रही है, वो किसी भी चीज की बात है। तो कुछ ऐसे केमिकल जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करे जाते हैं और उसी प्रिजर्वेटिव के कारण हमारी इन फीमेल्स में PCOS और मेल्स के अंदर BP और तीसरा अब हेयर फॉल में आते हैं। ये तो कुछ ऐसी चीजें जो पीछे से हो रही हैं, पीछे से हो रही हैं, बस हम उनको एंजॉय किए जा रहे हैं और हम ये सोच रहे पता नहीं फालतू बैठे हैं, हम ये सोच रहे पता नहीं पीसीओडी क्यों हो रही है, हम ये सोच रहे पता नहीं डायबिटीज क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो डाइट की बात आती है और हम लोग को क्या खाना है ये भी डिसाइड करेंगे। नाउ रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली हिस्ट्री, वही जेनेटिक वाली बात, टाइप 2 डायबिटीज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ओबेसिटी और इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज। अब मैंने अगेन दो चीजों को रेडलाइन किया है, क्योंकि पहले ही माना जाता था कि पीसीओडी जैसी बीमारी सिर्फ ओबेसिटी की पेशेंट में मिलती है, लेकिन अब तो जितने भी स्पोर्ट्स विमेन हैं उनमें भी मिलने लगी। आपके पास पतली पतली लड़कियां आ रही होंगी, बिल्कुल उनको भी पीसीओडी आ रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। तीसरा मैंने लिखा है इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपी। ये मेरी स्टडी का पार्ट है, क्योंकि हमने इस पे पूरा रिसर्च डाटा तैयार करा है और ये मेरी रिसर्च में निकला है, जिसमें से लगभग 65% से ज्यादा सिर्फ इसी वजह से पीसीओडी लेकर के आ गए। क्या है इरेगुलर यूज ऑफ ओसीपीज? आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इरेगुलर यूज ऑफ पीसीओएस का मतलब है कि हमारे समाज में किसी भी फंक्शन को लेके, किसी भी त्योहार को लेकर के फीमेल के मेंसेस को आगे कराना। मतलब आपके पास बहुत सारी पेशेंट आती होंगी, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी ना त्योहार आ रहे हैं या मुझे कहीं घूमने जाना है और 3 दिन की कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेंसेस जो है 3 दिन ना आते हैं ऐसे पेशेंट। ठीक है, अब क्योंकि हम होम्योपैथ हैं या अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी ऐसे थीम्स हैं जो नेचुरल साइंस से हैं, इनके पास तो कोई दवाई है नहीं, सिर्फ उसके लिए वही दवाइयां हैं जो केमिकल बेस्ड हैं। और अगर आपने एक बार मेंसेस को डिस्टरबेंस किया तो समझो आप यूटेराइन फाइब्रॉइड या पीसीओएस को लेकर के ही आएंगे। और हमने जितने भी केसेस देखे उसमें से 65% से ज़्यादा यही फीमेल थी जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी त्योहार के लिए, किसी ट्रैवल के लिए या किसी भी पर्पज के लिए अपने मेंसेस को आगे किया है। और हमारे पास इतने सारे पेशेंट आ रही हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट पहुँच रही है मेडिकल स्टोर पे, डायरेक्ट पहुँच रही है उन डॉक्टर्स के पास जो ऐसा करते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि इससे पूरा लाइफ खराब हो रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि ओसीपीज बुरी है, ओसीपीज का मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओसीपीज को देने के जो भी तरीके हैं वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 दिन लिया और उसके बाद ओसीपीज बंद कर दी। वो शायद 21 डेज का एक पूरा कोर्स है, या तो वो कराओ, नहीं तो फिर उसको कहो कि भैया ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी फीमेल हैं जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं, सब कोई मना कर देते हैं, लेकिन उनके घर पे प्रेशर डाल करके कहीं ना कहीं से अच्छा अपनी फ्रेंड से बात करेगी, अरे कौन सी दवाई जरा बता मुझे, 4 दिन तो मुझे नहीं आने चाहिए मैसेज। तो ये एक सबसे मेन फैक्टर है जो इस फैक्टर्स में आता है पीसीओडी के। एचपीटी एक्सेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैंने कहा कि अब ये सिंड्रोम हो गया है। तो एचपीटी एक्सेस क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और थायराइड एक्सेस। ये एक्सेस है क्या? पढ़ते तो हम लोग सब लोग आए हैं, लेकिन एक्सेस का काम क्या है? आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पूर्वज ये भी कहते आ रहे थे कि सुबह जल्दी उठ जाओ। ये कहते हैं, हमने सुना तो ये क्यों उठ जाओ, क्यों उठे सुबह? ये हमारे पूर्वजों को बात बतानी चाहिए। जिस देश में इनके पूर्वज ये बताने में सक्षम रहे, उन देशों में आज भी सब लोग सुबह ही उठते हैं। सिर्फ हमारी कंट्री ऐसी है जो बदलती जा रही है। हम अपने आप को एनिमल की तरफ ले जा रहे हैं, बाकी कंट्रियां सुधर रही हैं, वो हमारा योगा अडॉप्ट कर रही हैं, वो हमारी स्टाइल लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं। तो देखिए, सुबह जल्दी उठने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसे हार्मोन हैं बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल, जो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच ही रिलीज होंगे, उसके बाद कभी नहीं होंगे। चलो मैं दिल्ली वालों को कहता हूँ कि भैया 7 बजे। इसीलिए आप जब भी कभी आपके पास कभी डायबिटीज का पेशेंट आए, जब भी कभी आपके पास हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट आए, जब भी कभी पीसीओडी का पेशेंट आए, तो सर सबसे पहले ये सवाल करना कि उठते कितने बजे।
90% आप लोगों को बोले 8 बजे के बाद। तो उस समय से आपके पेशेंट के लिए आपके पास एक फेल बनने का डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लगा? जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो पेशेंट के खुद बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लग गया? क्यों? क्योंकि वो शरीर आपका बता रहा है, आपके हार्मोन्स आपको बता रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को या हमें अपने समाज को ये बताना चाहिए कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल हार्मोन हैं जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ही रिलीज होंगे, वरना कभी नहीं होंगे। इसका सीधा सा उदाहरण है, आप किसी भी पक्षी को देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, सब सुबह 4 बजे के आसपास चहकने शुरू हो जाते हैं और शाम को 6 बजते ही सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाना उल्लू के अलावा, ये एक दो जो भी रात्रिचर प्राणी होंगे, उनके अलावा सारे एनिमल सब लोग सुबह 4 बजे के आसपास आपको चहकने शुरू होंगे और शाम को 6 बजे के बाद आप एक भी दिखा दो, बड़े बड़े हाथी शेर किसी को भी ले लो। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं, हमारी बीमारियां किस तरफ जा रही हैं और हम पेशेंट के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये बात मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हमारे परिवार के साथ भी कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है उन्हीं बीमारी के साथ, क्योंकि गलतियां तो हम ही कर रहे हैं ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। ये जो मैंने अभी बताया, हाँ, इस एक्सिस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस सबसे मेन चीज है। हाइपोथैलेमस ये डिसाइड करता है कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। जैसे आपने फील किया होगा कि कभी कभी आप सुबह उठे और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी कभी लग रहा है यार चेहरे पे एकदम हंसी आ रही है, कभी कभी लग रहा है यार सुबह यार क्या उठ रहे हैं। तो ये जो डिसाइड करने वाला है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आपको इसमें बता रहा हूं क्योंकि इससे ऊपर की भी एक कहानी है, वो है पॉन्स। रात को जब हम सोते हैं तो पॉन्स से डिसाइड कर देता है कि सुबह कैसे उठना है। तो मेरे पास ऐसे जितने भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि रात को सोते समय क्या करते हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल बताते हैं कि रील देखते हैं या कोई बात नहीं, तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हम रील्स देख रहे हैं। तो आपका सबसे मेन काम है कि सबसे पहले पूछो कैसी रील देख रहे हो, और अगर आपको लगाता है ना कि भाई हम कोई मार्केटिंग वाली या बैग नहीं, तो उनसे बोलो कोई ऐसी रील देखो जो कॉमेडी वाली हो। जब आप सोते हो और उस समय में आपको चेहरे पर मुस्कान है तो 100% सुबह मुस्कान मिलेगी। तो रात को आप कैसे सो रहे हो ये भी आप ही को डिसाइड करना है, और इसी से देखना आपकी पूरी लाइफ जो है वो बदल जाएगी। ये अपने आप में करो, जब अपने आप में फील होगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ पेशेंट को भी हमें बताना चाहिए। बहुत चाहे 2 बजे सो, अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है, कभी कभी मुझे भी रात को 2 बजे सोना पड़ता है। जब अमेरिका के पेशेंट होते हैं तो मुझे रात को 4 बजे सोना पड़ता है, लेकिन जब मैं सोता हूँ तो उस समय की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप उठोगे तो अच्छा उठोगे। एचपीटी एक्सिस का मतलब है कि पिट्यूटरी मतलब हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी डिसाइड करती है कि आपका थायराइड कैसे काम करेगा, थायराइड आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, ये अलग से डिसाइड होगा। तो सबसे पहले पॉन्स, उसके बाद हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड और कार्टिसोल ग्लैंड। साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले मैंने बताया कि इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड, जो मेंसेस के इरेगुलर होना है वो सबसे पहला साइन हमारे पास से सिम्टम लेकर के आती हैं फीमेल्स कि हमारे मेंसेस जो है बहुत दिनों से इरेगुलर रह रहे हैं। इरेगुलर की मैंने पहली डेफिनेशन बता दी, तो वो जरूर क्लियर होनी चाहिए कि इरेगुलर क्या होता है। दूसरा, बॉडी पे हेयर ग्रोथ, डिक्रीज ब्रेस्ट हाइट, enlargement of the clitoris, thinning of the hair, voice get deeper। कुल मिलाकर के अगर आप साइन एंड सिम्टम की बात करोगे तो एक फीमेल के अंदर मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक आ जाना पीसीओएस के निशानी है या ऐसी बीमारी की निशानी है जो गायनेकोलॉजी से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेट करती है। तो अगर जितने भी ऐसे लोग हैं, और हम अपने समाज की बात करें तो पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्यों बदलता आ रहा है, उसका कारण हम खुद हैं। जैसे जब हमारे यहाँ पे घर में कोई लड़की पैदा हो तो सबसे पहले तो ये एक टेंशन की सबके लिए, मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे पढ़े लिखे समाज में देखे हैं जहाँ पर कुछ टेंशन ना जाए, तो सबसे पहले तो यहाँ टेंशन। लेकिन जब से बहुत सारे लोग पहले ही उसमें खुश होते हैं और लड़की को ये समझते हैं कि हम इसको अपने बेटे जैसा बनाएंगे। ऐसा होता है कि हम अपनी बेटी को बेटे जैसा बनाएंगे। तो जब हम उनके मन में ये बात डाल रहे हैं कि बेटी जो है बेटे जैसा है, और जब वो बड़ी होकर के बेटे जैसा बिहेव कर रही है तो हमें दिक्कत हो रही है, फिर हम कहते हैं इसको बीमारी है। ठीक है, तो हमें हर चीज पर ध्यान रखना है। और ये साइकोलॉजी ऐसा नहीं कि एक दिन में डेवलप होती है, इसको महीनों और पीढ़ियां लगते हैं, सालों लगते हैं ना। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला मतलब ये, क्योंकि होम्योपैथी के लिए तो बहुत जरूरी है कि हमें उसकी डेप्थ तक जाना होता है कि आखिर पीसीओडी का पहला सिम्टम क्या है, वो क्यों शुरू हुई, मतलब कोई भी बीमारी क्यों शुरू हुई, ये होम्योपैथी के लिए जानना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में मुझे लगता है हर एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है कि कब से शुरू हुई।
तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम भी मुझे बहुत सारी स्टडी के बाद ये पता लगा कि पहला साइन एंड सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन और ओवेराइटिस। अगर आपको किसी फीमेल की पीसीओडी को ठीक करना है तो आप जरा उस स्थिति पे जाओ कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन कब से है। आप देखोगे कि जिस समय से पीसीओडी की दिक्कत आई उसको 1 साल पहले से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन चल रहा होगा या रिकरेंट एब्डोमिनल पेन चल रहे होंगे जिसमें ओवरी की इन्फ्लेमेशन के कुछ साइन मिलेंगे। तो ये हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से आपको आगे के लिए ट्रीटमेंट करना है। ये क्या है? गर्दन पर आपने बहुत सारे ब्लैक पैचेस देखे होंगे, तो जनरली इसको बोलते हैं एक्नेंथस निग्रिकेंस। एक्नेंथस निग्रिकेंस जो प्री डायबिटिक साइन है, मतलब आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने का साइन है। तो बहुत सारे पीसीओडी के फीमेल में ये भी मिलते हैं। अगर आज मिल रहे हैं और मेंसेस रेगुलर है तो आप उसको वार्न कर सकते हो कि 1-2 साल बाद आपको मेंसेस जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो ये ऐसे साइन है जो आपको पहले से पहले ही बताएंगे कि उस फीमेल के साथ, पेशेंट के साथ क्या होने वाला है। मेल है तो डायबिटीज होने वाली है, फीमेल है तो पीसीओडी आने वाली है। ये क्या है? मोल्स, वार्ड। वार्ड को बोलते हैं ना, होम्योपैथी इस वार्ड के लिए बहुत फेमस है, लेकिन एक्चुअली ये वार्ड है नहीं। ये है डर्मेटोसिस पल्पोसा नाइग्रा, जो जनरली दवाइयों से ठीक नहीं होते। अगर आप इनके ऊपर कोई क्रीम लगाने के लिए देते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा काम करेगी, तो मैं होम्योपैथी के लिए भी बोलता हूँ कि होम्योपैथी से मस्से ठीक हो जाते हैं। वार्ड इज एन इन्फेक्शन। डिफियंस क्या है? डिफियंस है स्किन के टैग। तो जो स्किन के टैग है वो अलग चीज है और वार्ड जो है वो इन्फेक्शन अलग चीज है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये भी प्राइमरी साइन है। अगर किसी फीमेल को मिलते हैं पीसीओडी, मेल को मिलते हैं तो वो डायबिटीज की तरफ मूव करता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? जो इस समय बुक के हिसाब से है कि अगर ऐसे साइकिल जो 1 साल में 8 से कम आए हैं या ओलिगोमेनोरिया है 35 डेज से ज्यादा हो गया है और बहुत कम उस मात्रा में आ रहे हैं तो भी पीसीओएस हो सकता है। जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कोई भी सिंगल टेस्ट जो है वो कभी भी पीसीओएस को डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई फीमेल सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर के आ जाए और उसमें पीसीओडी लिखा है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि किसी भी एक डायग्नोसिस या एक पार्ट पे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एनआईएच डेफिनेशंस के हिसाब से अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने पैड, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हमें, हाँ सबको दे दो यार। तो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। नंबर 1, तो हमारे पास आजकल बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज आ रही हैं जो किसी भी तरीके से सैंपल को ले रही हैं, किसी भी टाइप से सैंपल को ले रही हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल में क्राइटेरिया है वो यही है कि जब भी कभी हार्मोनल चेकअप पे जाओ तो एटलीस्ट सुबह 8 बजे से पहले का सैंपल होना चाहिए और 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। और अगर 8 बजे के बाद सैंपल दे रहे हैं तो ये गलत है। तो ज़्यादातर रीडिंग्स जो हैं वो गलत आती हैं। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, उसका क्राइटेरिया ये है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आपको सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे मेंसेस टेस्ट कराने हैं। नाउ द पॉइंट इज कि सेकंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कैसे डिसाइड करोगे? ऐसा तो नहीं कि रात को 7 बजे मेंसेस शुरू हुए और आपने कहा कि अगले दिन करा। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है जब पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन लिख करके दे तो वो इन्वेस्टिगेशन के साथ ये भी बताए कि आपको ऐसे टेस्ट कराने हैं, सेकंड डे पे कराने हैं और सुबह सुबह फास्टिंग करानी है। सुबह 8 बजे से एटलीस्ट कम होने चाहिए, 8 बजे से पहले के सैंपल होने चाहिए। तो सेकंड डे पहले से बहुत सारी डिबेट चली, तो अब ये डिसाइड किया गया है कि जब भी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोपहर को 12 बजे से पहले आ रहा है, मतलब 1 तारीख को 12 बजे से पहले साइकिल आया तो उसका जो सेकंड डे होगा वो सेकंड डेट का होगा, मतलब दूसरी तारीख जो है वो उसका सेकंड डे होगा। लेकिन अगर 1 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद जब भी साइकिल शुरू होगा तो उसका सेकंड डे अब थर्ड डेट को होगा, मतलब तीसरी तारीख को सेकंड डे होगा। ये अब फिक्स क्राइटेरिया है, इस पर बहुत सारी डिबेट के बाद ये फिक्स किया है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि सेकंड डे कौन सा है, तभी आपको हार्मोन की टेस्ट चेकअप पता लगेंगे। दूसरी बात कि जब भी आप हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड आपका, उसके बाद है LH,
उसके बाद है FSH प्रोलैक्टिन, और अगर कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो उसमें AMH। तो आपको देखना कैसे है, अगर आपके सेकंड डे पे जो क्राइटेरिया है LH इज लेस देन 3, FSH इज लेस देन 3, वो FSH इज लेस देन 6 और प्रोलैक्टिन इज लेस देन 15, तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है, मतलब इसका मतलब ओवुलेशन ठीक हो सकता है। और AMH 2 से ऊपर है तो भी ओवुलेशन अच्छा हो रहा है। अगर इसमें से कोई हार्मोन बिगड़ा हुआ है तो भी आपको कैसे ठीक करना है, उसके लिए ठीक करने से पहले क्या जानना जरूरी है, बीमारी क्या है, कॉज क्या है, ये सबसे मेन चीज है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारे हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया, प्रीमेच्योर ओवुलर फेलियर, इडियोपैथिक हिस्टोसिस ड्रग्स हैं, बहुत सारी तो ऐसे स्टेरॉइड हैं या बहुत सारे तो ऐसी मेडिसिन हैं जो अपने आप ही पीसीओडी को कॉजेस दिए जा रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो रही है पीसीओडी। नाउ सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन इसकी है इनफर्टिलिटी, क्योंकि पीसीओडी किसी भी फीमेल का सबसे मेन पार्ट है, और अगर मेन पार्ट है तो इसका काम क्या है, मेंसेस का, वो है नेक्स्ट प्रोजेनी को जन्म देना। इसके अलावा पूरी फीमेल की लाइफ में इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं, कोई भी काम नहीं है ना, मेंसेस का कोई भी काम नहीं है सिर्फ नेक्स्ट प्रोजेनी को जन्म देने के अलावा, क्योंकि ओवुलेशन ही तो हो रहा है ना, और अगर प्रोजेनी नहीं हुई तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो इनफर्टिलिटी सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है। आप लोगों को बता दूं कि हम पीसीओडी पे लगभग मैं 2008 से काम करता हूँ, और मेरा जो टॉपिक रहता है वो है सांपों के सपनों से रिलेटेड। मतलब पूरी दुनिया में होम्योपैथी इकोलॉजी साइंस है जो सांपों के सपनों को पीसीओडी से कनेक्शन लाती है, उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी करती है। तो ये मानती है कि सबकॉन्शियस माइंड से ही बीमारियां शुरू होती हैं, अपने आप बीमारियां कभी शुरू नहीं होती। तो इनफर्टिलिटी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए हर एक फीमेल परेशान है। अब हमारे पास कुछ ऐसी लड़कियां भी आने लगी और वो ये कहने लगी कि डॉक्टर साहब हमें तो कभी शादी करनी नहीं, और जब शादी नहीं करनी तो ये मैसेज कर 3 फीमेल, जिसमें से 2 गुड़गांव से हैं, एक ही दिल्ली से है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब हम इतना सारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, 3-4 साल हो गए, मेरी पीसीओडी ठीक भी नहीं हो रही है और मुझे शादी भी नहीं करनी है, तो फिर ये मैसेज क्यों? सवाल है और आप उसको जवाब दे भी नहीं सकते। फिर हम क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल साइकिल है, होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। और क्या आ जाएंगी, जैसे हाइपरटेंशन आ जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगी, डायबिटीज आ जाएगी, स्लीप एपनिया आ जाएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियमा, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब फीमेल को ये समझाना कि आपके लिए साइकिल आनी है और हमें शादी करनी नहीं, तो आप बताओ क्या करेंगे। तो ऐसी भी फीमेल्स हैं जो ओसीपीज को लगातार लिए जा रही हैं। मतलब जो गुड़गांव से एक पेशेंट है जिसने पिछले 5 साल से ओसीपी खा रही है, इसलिए क्योंकि मेरे प्रोफेशन में कहीं भी मेरे को साइकिल नहीं चाहिए। ऐसी भी फीमेल्स होती जा रही हैं, और अगर ऐसे ही होता चला जाएगा तो एक दिन क्या होगा, मैसेज अपने आप आने बंद हो जाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में यही तो हो रहा है ना, जैसे अपेंडिक्स था, जब अपेंडिक्स का काम नहीं है हमारी बॉडी में, तो बॉडी ने अपने आप उसको खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है जो खत्म होने वाला है, बॉडी में नेक्स्ट होने वाला है गॉल ब्लैडर। आप देख रहे हो कि हर एक दूसरे तीसरे मरीज को गॉल ब्लैडर के स्टोन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर का यूज नहीं रह गया। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की इवोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है 40 साल बाद, 50 साल बाद हम सारे के सारे गंजे ही पैदा हों, क्योंकि बालों का कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। बताओ, कॉस्मेटिक पर्पस के अलावा बालों का मुझे एक ही यूज बता दो आज की डेट में, कि मुझे बाल अच्छे चाहिए, इसके अलावा बालों का कोई यूज नहीं है। कि थर्मो रेगुलेशन का हमारे एसी हीटर कर रहे हैं ना सर, क्यों बाल कम हो गए, लेकिन लोग बालों के पीछे पागल हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे स्केल है, ये सिर्फ मेरे उन लोगों के लिए हैं जो रिसर्च पे कोई काम कर रहे हैं, पीसीओडी के लिए केसेस इकट्ठा कर रहे हैं। नाउ ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं होम्योपैथ फिजिशियन हूँ, उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, डाइट प्लान, एक्सरसाइज और काउंसलिंग पर ध्यान देंगे। पहले मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी स्टडी का एक पार्ट है, और इन चारों चीज़ों में से किसी भी 3 चीज़ के अलावा आप किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये 4 चीज़ लिखी हैं, 4 चीज़ में मेडिसिनल ट्रीटमेंट, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ जरूर चूज करनी पड़ेगी। या तो काउंसलिंग, एक्सरसाइज और डाइट कर लो, या फिर मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज कर लो,
कोई 3 चीज जरूर एडॉप्ट करनी पड़ेगी हर हाल में, वरना पीसीओडी के केसेस आज तक ठीक नहीं हो रहा। देखिए हमारे टाटा है, हमारी जब 7 ब्रांचेस हैं हमारी, और ये 2011 से लेकर 17 तक हमने एक स्टडी करी थी 246 केसेस में, जिसमें से 146 जो केसेस थे वो बहुत बढ़िया ठीक हुए। 58 केसेस उस समय तक रनिंग थे। 8 केसेस ऐसे थे जो बहुत हरी में थे, मतलब जिनको इनफर्टिलिटी के लिए बहुत जल्दी थी या ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी थी, तो वो वापस चले गए। और 6 केसेस ऐसे थे जो मैंने अपने सीनियर्स को रिफर कर दिए। तो हमारी ऑर्बिट क्लिनिक में ये रूल है कि अगर हमारे पास से कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता है, तो मैं उसको कभी ये नहीं कहता जीटी में जाओ, मैं उसको कभी ये नहीं कहता कि किसी हायर सेंटर में जाओ, मैं अपनी होम्योपैथी के बीच में रहता हूँ। तो अगर आप में से कोई आयुर्वेद है या अपने कोई यूनानी वाले हैं, तो प्लीज अपने प्रोफेशन को जरूर इन्वॉल्व करो। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं एक होम्योपैथ पूरी दुनिया के अंदर जो ठीक कर सकता हो सकता है कोई और कर सकता है। अगर वो भी मना कर देते हैं तब हम कहते हैं कि हम कहीं और देखें, वरना जनरली हमारे क्लिनिक से जितने भी रेफरेंस जाते हैं वो सिर्फ होम्योपैथी के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ तो थोड़ी होम्योपैथी की बातें ज़्यादा करते हैं। ये इसका ग्राफ है, ये प्योरली एक होम्योपैथी की बात है। लेकिन मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, हमारे जो डॉक्टर हैनीमैन है वो एक गीता सार लिखे गए, मतलब ऑर्गेनल मेडिसिन लिखे गए, जिसमें वो नियम बता गए कि डॉक्टर्स को ये करना चाहिए। तो उसमें एक तीसरा एपिसोड में जो मुझे बहुत प्यारा है, और उसमें सबसे पहली लाइन ये लिख गए कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव का मतलब ये है कि आज हमारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई पेशेंट आया प्रोफेसर साहब के पास कि मुझे दिखाना है, लेकिन प्रोफेसर साहब का मन है कि यार मुझे जाना है कहीं घूमने। परसीविंग का मतलब ये है कि मेरा मन नहीं है, या बैठे बैठे पीछे से कॉल आ गया कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ यहाँ पर और मुझे मरीज भी देखना है, तो मैं क्या है उस परसीविंग नहीं कर पाऊंगा, मैं उस केस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहली लाइन ये लिखी कि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है कि किसी भी क्लिनिशियन का या किसी भी फिजिशियन का उसके प्रति ईमानदार, उसके प्रति उसका सुनना। जनरली मैं अपने केसेस को ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा हरी है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ, या 3 दिन का कोई ऐसा है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन लेकर गया मुझे 3 दिन बाद दोबारा आके देखा। तो जब भी कभी आप ऐसी किसी हरी में हो कि भाई आज मेरा मन भी नहीं है, आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, या आज मैं लड़ाई करके आया हूँ, तो उस दिन बेचारे पेशेंट पे रहम खा करके उसको चाहे नेक्स्ट डे बुला लो 1-2 रोज करके, लेकिन उसकी स्टडी जो है वो जरूर करो। ये सब होम्योपैथी का मैटर है। ये हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, जब मैं अपने होम्योपैथी की कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो सब कुछ प्रेजेंट करते हैं कि कैसे ठीक हुआ, कैसे हमने काम किया। सारी वीडियो जितनी भी पीसीओएस है, ये सोनी बिहार की पेशेंट है जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से ठीक करा, और ये ऑलरेडी 3 साल एलोपैथी के हार्मोनल थेरेपीज लेकर के आएगी, और आज इसके एक बेबी बॉय भी है और बहुत अच्छे से ठीक है। मैं चीज इसके बिल्कुल रेगुलर है। तो ये सभी ऑलरेडी केसेस हैं। डाइट के ऊपर बच्चिका नीचे बोल रहे नीचे डाइट में चलते हैं। तो जब भी आज की डेट में चलते हैं तो सबसे पहले मिल्क और फीड, ये किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज के लिए अब बंद होने लगे हैं, क्योंकि अब दूध हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और ना ही गेहूं हमारे किसी काम का रहेगा। कोई बताएगा कि गेहूं क्यों नहीं काम का रहेगा? आते तो सभी हाँ, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया। कब करा था? 1966 में। क्या हुआ था उस समय? हमारे देश में एक हरित क्रांति आई थी, है ना? उस हरित क्रांति का मकसद था कि किसी भी पौधे को बहुत जल्दी से उगाओ, बहुत तेजी से उसको कटिंग करो और बहुत जल्दी से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाओ। इसीलिए आपको बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना कि 1966 से पहले के जितने भी लोग थे, आज वो चाहे 80 साल के हो रहे हो या वो 90 साल के हो रहे हो, वो ज़्यादातर नॉन डायबिटिक है, नॉन हाइपरटेंसिव है, बहुत आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन 66 के बाद सबके पेट निकलते चले गए और सभी लोगों को डायबिटीज, सभी लोगों को हाइपरटेंशन, सारी फीमेल्स को पीसीओडी या इनफर्टिलिटी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पीछे से होती जा रही है और हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों? हमारे मन में बस ये बैठा दिया गया है कि रोटी खाओ। क्यों खाओ ये पता किसी को?
बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मैं कहता हूँ ये रोटी नहीं खानी, तो सब रोटी नहीं खानी जिएंगे कैसे, जबकि ये नहीं पता है कि उसी से बीमार हो रहे हैं। तो वीट जो है इस समय देखिए, अगर आप हमारे समाज में आने लगे तो अब हमारे 2023 में भी हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी देखा कि मोटे अनाज के बारे में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करी, इतना सारा इस समय फंडिंग हो रही है मोटा अनाज की। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि गेहूं में गड़बड़ हो रही है। आज गेहूं सिर्फ उगने के लिए और हमारी सेल से छेड़छाड़ करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके अलावा उसका कोई लॉजिक नहीं है। और गेहूं कहाँ यूज हो रहा है? रोटी को छोड़ करके मैदा में, सूजी में, और ऐसी हर जगह जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, हर जगह आपने वीट को इन्वॉल्व करा और वीट को पहले से जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ये करने के लिए कि जल्दी तो उगाना है, लेकिन जो फाइबर चाहिए तो वो तो खत्म हो गया ना। सेम एज इन मिल्क, मिल्क के लिए क्या करा कि मतलब जितनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा उसको दूध चाहिए, पनीर भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, दही भी चाहिए, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए। और चाय तो सबसे पहले ही, इंडिया तो सबसे प्राइम कंज्यूमर है। तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने जानवरों को क्या करा? इंजेक्शन करा। अब बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो अपने घर की गाय है। तो मैंने कहा आपके घर की जो गाय चारा खाती होगी उसके अंदर भी पेस्टिसाइड है, ठीक है। जैसे मतलब 2016 में मैंने एक टैगलाइन बनाई थी और ये मैंने पीएमओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करी थी कि जिस यमुना में मछली नहीं रहना चाहती उसकी उगी हुई, उस पानी की उगी हुई सब्जियों को हम खा लें, यही बात है। और उसमें मछलियां नहीं है, यमुना में मछली है। पिछले कई सालों से आप देखोगे यमुना के अंदर मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि सब इतना केमिकल है कि वो उस पानी में रहना ही नहीं चाह रही और उस पानी से उगी हुई सब्जियों को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कभी हम लोग इन चीजों को उठाते हैं। मतलब बी के डॉक्टर हम ही खुद ही उठाते हैं, पब्लिक तो क्या उठाई, ठीक है। हमारा पानी आजकल आप देख रहे होंगे टाइफाइड के इस समय भी पेशेंट है, बहुत सारे हैं ना सर। पहले जब हम लोग पढ़ते थे या जब आप सब लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा जब बरसात का मौसम आता है तो गंदा पानी हो जाता है, या गर्मियों में टाइफाइड का बूम बहुत वीक होता है। सर्दियों में जनरली टाइफाइड नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है कि सर्दियों में भी टाइफाइड होता है क्योंकि पानी खराब, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हो सकता है कि हमारे टॉपिक से अलग हो, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहता है। अगर आप सिर्फ हेयर फॉलिंग की बात करोगे तो आपकी हेयर फॉलिंग के लिए सिर्फ पानी ही जिम्मेदार है। अगर आप में से किसी की हेयर फॉलिंग हो रही तो हो रही होगी तो सिर्फ आरओ के पानी से वॉश करना शुरू कर दो, आपने देखना हेयर फॉलिंग मिलते है। तो हम लोग जितने गलत क्राइटेरिया में रह रहे हैं या हम सब चीजों को कराएं जिससे हमें अनभिज्ञ है। तो खैर आज किशोरी की बात हो रही है, तो स्टॉक में प्रोडक्ट्स एंड फीड काउंसलिंग का सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले तो हैप्पी रहना सीखे फीमेल और इरेगुलर मेडिकेशन बंद करें। इरेगुलर मेडिकेशन का मतलब क्या है? वही जो मैंने बताया आपको लेक्चर के दौरान कि ऐसा कभी भी ना करें कि आपको सिर्फ 3-4 दिन के लिए मेंसेस रोकने, ये कभी ना करें। तो सबसे पहली काउंसलिंग तो ये करनी है कि अगर आपने ऐसी कोई दवाई ली है या दवाई लेने की सोची है तो प्लीज ऐसा ना करें। गुड डाइट इंटेक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और थिंक हैप्पी। तो मैं पूछ लेता हूँ, चलो जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं अपनी पेरिस में कितनी एक्सरसाइज करते हो? कौन ऐसा है जो यूट्रस के लिए ध्यान दे रहा हो? और यहाँ पे मुझे लगता है शायद 10 फीमेल होंगी, लेकिन सेम पूना के अंदर 250 से ज्यादा फीमेल की, पता है एक का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ और वो चाहती है कि मेंसेस रेगुलर हो जाए। एक इतनी बड़ी केमिस्ट्री जो पूरे हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से और बाकी चीजों से कंट्रोल हो रही है, वो रेगुलर हो जाएगी बिना कुछ करे। या बीएच में डायबिटीज ऐसी कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज के लिए आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पढ़ लेंगे। और हर स्लाइड का जो लास्ट स्लाइड होती है वो यही होती है। और मैं कहता हूँ हर एक फीमेल से कि अपने यूट्रस पर रहम खाओ और अपने यूट्रस के लिए कुछ डाइट लो, अपने यूट्रस के लिए कोई एक्सरसाइज करो और यूट्रस के लिए कम से कम दिन में 1 घंटा कर दो। और चाहती हैं कि हमारे साइकिल नॉर्मल आए, हमारे पेन ना हो, हम सब कुछ ठीक रहे, लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे। कहाँ से खत्म हुई ये एक्सरसाइज? पहले की फीमेल में तो नहीं थी प्रॉब्लम,
तो पहले की फीमेल क्या करती थी, नीचे बैठ कर पोछा लगाना उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि पेल्विस की एक्सरसाइज थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरे पास ऐसा मतलब 2009 की बात है, तो मैंने अब उसकी मदर को अपनी बेटी को लेकर के आई कि इसको रेगुलर साइकिल नहीं हो रही, तो मैंने उसको एक बात बोल दी कि मैंने कहा मैम सबसे अच्छी एक्सरसाइज है नीचे बैठ करके इसको पोछा लगवाओ। तो उस मदर ने खुद बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी तो पोछा नहीं लगाई बिल्कुल, जबकि बेटी उस समय सिर्फ 14 साल की थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहा या तो मैं गलत इनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा एक काम करो, कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दो जिसकी वजह से ये पेल्विस की एक्सरसाइज कर पाए, और नहीं है तो भैया किसी अच्छे योगा टीचर को या किसी भी जिम के इंस्ट्रक्टर को सेम एज इन, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ नीचे बैठ कर हो जाए, लेकिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, नमाज पढ़ना, है ना। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही ठीक करे हैं जो लोग सिर्फ नमाज गलत पढ़ लेते हैं। मतलब मेरे पास हरदोई से लीवर कैंसर डायग्नोस होकर के आई वो पेशेंट, और मैंने उसको पल्स को देख करके ये जाना, मैंने कहा आप शायद नमाज गलत पढ़ रहे हैं। उसका हस्बैंड एकदम से बोला कि हाँ डॉक्टर साहब मैंने इसको इतनी बार बोला है कि नमाज ठीक से पढ़, नमाज ठीक से पढ़, और आप यकीन नहीं मानेंगे 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक है, आज भी जिंदा है। तो एक्सरसाइज करने के अपने रूल है, नमाज पढ़ने के अपने रूल है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप बस बैठो और पोछा लगाओ, तो थोड़ी है। पहले की फीमेल अगर पोछा लगाती थी तो उस पूरे एरिया को कवर करके ही फिर हटती थी, ऐसा नहीं कि उसने यहाँ पर पोछा लगाया और वो हटी, वो फिर पूरा पोछा लगाती थी। बहुत सारे ऐसे काम थे जो हो रहे थे, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमारे पीछे 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 हम लोगों ने उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो हमें उन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और हर फीमेल के लिए, क्योंकि आज सिर्फ पीसीओडी के ऊपर बात हो रही है, तो पीसीओडी के लिए तो यहाँ पे ये इमेज है, और मेल्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज करो। अगर नमाज अच्छी पढ़ते हैं तो नमाज को अच्छे से पढ़ो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं है, मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट देख रहा हूँ जो नमाज सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ बस पढ़नी, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे एक ही बार पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो टाइम से, उसको टाइम दो। ऐसे ही सेम जब भी कभी मैं अपने हिंदू को बोलता हूँ तो बोलता हूँ जब पूजा करो ध्यान से करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूमबत्ती जलाने से काम होगा, ध्यान लगाने से काम होगा। तो हर चीज़ के लिए अपनी अपनी एक चीज़ें फिक्स हैं। सो आज के लिए थैंक यू। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछो, और कैसा लगा है वो भी हमें जरूर फीडबैक देना। तो ये मेरी तरफ से जो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्ड, जो लोग नए आए हैं, मतलब हमारे सेशन शुरू होने के बाद आए हैं, उन लोगों को बताता हूँ कि ये हमारा ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार है, और जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये मिनी क्लिनिक है। मिनी क्लिनिक का मतलब है हम लोगों ने कुछ ऐसे क्लिनिक बनाए हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का छोटा सा चार्ज देते हैं 50 रुपये, और पूरी ऑर्बिट क्लिनिक के लिए हमारे हर एक रिसेप्शन पे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे वो सोनिया विहार का हो, हमने एक रूल बनाया हुआ कि हमने कभी भी किसी पेशेंट से पहले पैसे नहीं मांगे। कभी भी ये नहीं कहा इतने पैसे हो गए। जब पेशेंट हमसे पूछता है डॉक्टर कि कितने पैसे हुए, तभी हमारी तरफ से जवाब जाता है इतने पैसे हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैग लेके चले जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं करते आ जाओ पीछे से और तुम पैसे दे के जाओ। तो ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार क्योंकि मंदिर का स्पेस है, और जिन्होंने हमें दिया है इस मंदिर में जगह, खुद मेरे घुटने के पेशेंट थे और हमारी होम्योपैथी से ठीक हुए थे, उन्होंने ही हमें सारा स्पेस प्रोवाइड किया है। डॉक्टर आसिफ यहाँ पे फिजियोथेरेपी देख रहे हैं, जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, पूरे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट की तरफ से। और यहाँ पे एक छोटी सी लैब भी है जो केशव संभालते हैं, और केशव पीछे बैठे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकली करते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि होम्योपैथी के साथ में कुछ एलोपैथी मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का अपना रोल है, होम्योपैथी का अपना रोल है, और यूनानी का अपना रोल है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी सबसे पसंदीदा जो पैथी है वो यूनानी है, जो कि 2012 की बात है। मेरे को फैटी लीवर की दिक्कत आई, तो हो सकता है खाने पीने की वजह से आ गई होगी। उस समय में और थोड़ा जवान था तो खूब खाते। तो जब मेरे को फैटी लीवर की दिक्कत आई तो मुझे बहुत चिंता हुई। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा रुड़की के पास कि भैया यहाँ पे आओ और यहाँ पे दिखाते हैं। तो यूनानी के जो थे बहुत ही बुजुर्ग थे, अभी कोविड में एक्सपायर हुए। तो उन्होंने मेरी नर्व चेक करी और उन्होंने कहा कि आपकी छाती में बलगम बन रहा है। तो मैं ऐसे शॉक, सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा कोई मेरे को बलगम कुछ भी नहीं आ रहा, ना मेरी सांस फूल रही, कुछ नहीं। कहते नहीं बलगम। तो उन्होंने कुछ मुझे मिक्सचर दिया, उन्होंने कहा कि बस पानी में उगाना है और सुबह शाम पीना है। और मैं आज भी सोचता हूँ इस बात को कि उसके 3 दिन बाद मुझे बलगम निकलना शुरू हो गया।
इतना जबरदस्त। तो मैंने कहा ये कैसा हुआ, फिर मैंने वो 1 महीने का पूरा काढ़ा पिया और तब तक मेरा बिल्कुल सही अल्ट्रासाउंड देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है और सारी एक्टिविटी ठीक हो रही। तो मैं उनके पास स्पेशली गया, मैंने कहा आखिर ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी, आज वो सब टिप आपको भी देता हूँ। वो ये कहते थे कि जब भी कभी कोई पेट खराबी का मरीज आ जाए तो समझो उसकी छाती में दिक्कत है, और अगर कोई छाती का मरीज आ जाए, जैसे आजकल खांसी जुकाम के जितने मरीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पेट में दिक्कत है। आज भी जितने भी मेरे पास अभी खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं, सबको मैं पेट की दवाई दे रहा हूँ, सब ठीक हो रहे हैं। ये उनकी बात बहुत ही लॉजिकल थी और मतलब वो इतने बढ़िया। और मैंने फिर उनके पास उनकी स्टडी करी, उनके बेटे आज भी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी भी पढ़ी हुई थी, उनके पास कुछ बुक्स वो भी थी, आयुर्वेद भी, यूनानी, लेकिन पता नहीं क्या करा था उन्होंने। और आज तक मैं हर साल जाता हूँ उनके बेटे से वो 1 महीने का काढ़ा बनवा के ले आता हूँ। और सच मानो ना मैं एलोपैथी लेता, ना मैंने आज तक एक पेन किलर ली, और ना मेरे को कोई डायबिटीज, ना हाइपरटेंशन, किसी भी तरीके की कोई साइन नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो अगर मुझे साल में मुझे एक बार काढ़ा लेना पड़ा तो क्या जाता है, लेकिन हाँ उनका टाइम है, वो कहते हैं कि बस हम मेरे पास आओ तो मार्च अप्रैल के आसपास आओ, क्योंकि उसके बाद उस समय कुछ खास उनकी ज़्यादा अच्छे काम करती है। तो हमें हर पैथी का रिगार्ड करना चाहिए और हर सिस्टम का रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन जो आपका अपना सिस्टम है ना उसमें जरूर काम करो। और मैं हर स्टेज से सिर्फ एक ही चीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने प्रोफेशन से एक केस साल में एक बार प्रेजेंट जरूर करो। मतलब अगर आप आयुर्वेद हैं तो साल में एक केस आयुर्वेद का प्रेजेंट करो, अगर आप यूनानी से हैं तो साल में एक केस यूनानी से देख लो बस। बाकी तो मुझे पता है कि बहुत सारे अलग अलग पैथीज भी इस्तेमाल होती हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं। साल में एक केस तो हम प्रोफेशन में दे सकते हैं ना। तो जो मैं आपने मेरे केस पीसीओडी के केसेस देखे, अब तो 1500 केसेस से भी ज़्यादा हो गए। तो मेरी पीएचडी चली गई और मेरी पीएचडी भी सांपों के सपनों से आधारित है जो पीसीओडी को कनेक्ट कर रही है। तो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मैं जरूर उसकी स्टडी शेयर करूंगा। तो लेकिन मैं साल में कुछ केसेस, मैं तो महीने में एक केस देखता हूँ जो प्योरली होम्योपैथी के नियम के हिसाब से देखता हूँ। जैसे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी फील्ड से हो, क्योंकि आज पहली मुलाकात है तो मुझे बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, लेकिन जिस भी फील्ड से आप हो उस फील्ड का रिगार्ड जरूर करो। और साल में कम से कम एक केस, महीने में करोगे तो बहुत ही बढ़िया, इससे पूरा सिस्टम बढ़ेगा। आज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ इसलिए वीक है क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हम ये बता ही नहीं पा रहे लोगों को यूनानी कितना काम कर रही है, हम ये बता ही नहीं पा रहे कि आयुर्वेद कितना काम कर रही है। अभी कल जो WHO की कॉन्फ्रेंस हुई है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, उसमें कहीं भी बहुत सारी चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं है। पूरी दुनिया में 133 से ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सब खो गई, हर देश में खो गई। बस एक इंडिया हमारा ऐसा देश है जो सब चीज़ों को आज भी जगाने में लगा हुआ है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने साल में एक पेपर प्रोजेक्ट करा तो आपका भी नाम होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आपके जो पैथी है उसका भी नाम होगा। तो स्टडी करिए, अगर स्टडी में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, रिसर्च वर्क कैसे करना है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ बस। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन पूछो, कोई भी। मैं इसी में ज़्यादातर फेमस हूँ कि मुझे कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी टॉपिक से पूछो, मुझे नहीं आता हो तो मैं 1 मिनट में क्लियर करूँगा, अब मना कर दूँगा, वरना तो आपको एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, किसी भी डिजीज के। सर जो आप ये पीसीओडी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये कितने महीने का आप अपना चलाते हैं इसका ट्रीटमेंट? हाँ, तो देखो जनरली हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो होम्योपैथी में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। होम्योपैथी के पास मरीज आने वाला जो मरीज है वो स्लो आता है, सब कुछ हार्ड तक करके आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये एनालिसिस करनी पड़ती है कि आखिर बीमारी किस डेप्थ पे है। आपको मैं बता दूं, इसी स्टडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनको मैंने किसी बिना मेडिसिन के भी ठीक किया है, सिर्फ काउंसलिंग से। मतलब एक केस ऐसा भी है जहाँ आज वो लड़की जर्मनी में है, हमने सिर्फ उसको 3 महीने तक एक SLP डोज दे करके और उसकी सिर्फ काउंसलिंग करता रहा, ठीक हो गई। पता है सबसे ज़्यादा जितनी पैथियाँ हैं तो उससे वो दावा करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कि 2 महीने में पीसीओडी खत्म, PCS खत्म, ये सब इस चीज़ का वो सर मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे सिस्टम है ना जी, वो ऐसे ही खराब हो गया, क्योंकि हम अपने सिस्टम को अपने आप ही खराब करते जा रहे हैं। 2 महीने में कोई कैसे कर सकता है? और अगर तुम कर भी सकते हो तो उसको डॉक्यूमेंटेड दो। आप एक रिसर्च पेपर में आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो गया तो आप ये कहो कि हाँ 2 महीने के अंदर खत्म करेंगे, लेकिन ना तो आपके पास कोई स्टडीज है, ना आपके पास कोई डाटा है, और आप उसको खामे सिर्फ अपने सोशल मीडिया को बढ़ाने के चक्कर में
आप कुछ भी कह जा रहे हैं तो गलत। क्योंकि पेशेंट्स में हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे मैं ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अब इस टाइम यूट्यूब को डॉक्टर माने बैठे हैं। हाँ बहुत सारे वो अगर हम उनको किसी चीज़ के बारे में बताएं तो वो सबसे पहले यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर देते हैं। हाँ मैं जानता वो हूँ। घर जाके यूट्यूब से सर्च करेंगे। अगर हमने किसी चीज़ की लिखा कि आपको 4-5 महीने लग सकते हैं इस चीज़ के अंदर, तो यूट्यूब से डॉक्टर सर वो तो 3 महीने में कर रहे हैं, ये तो 4 महीने कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल क्योंकि हम लोग जो आजकल के हैं तो वो ऑनलाइन में ज़्यादा वो हो गए हैं। वो डॉक्टर पर फेथ कम हाँ। और यूट्यूब बाबा पर ज़्यादा स्टार्ट वो हो गए हैं। ठीक है, आपको एक लाइन बताता हूँ, नीम हकीम खतरे जा। जी सुनिए सब। जी जी बिल्कुल सर। कैसे आएगी? कोई क्या बता सकता है कैसे आएगी? नीम हकीम खतरे जा इसी वजह से आई। क्यों? क्योंकि वहां पे वो डॉक्यूमेंट्री तो था नहीं उनके पास, और वो ये कह रहे थे आ जाओ बस हम ठीक करेंगे। हमारी पैथोलॉजी की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम हर मरीज को इन्वाइट कर लेते हैं जी तुम आ जाओ बस हम ठीक करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड केसेस जो रिफर कर दिए कि हमसे ठीक नहीं होंगे, तो ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो नीम हकीम खतरे जान सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि इस सिस्टम को खत्म करना था। और आज भी देख लो, मैं बोलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि यूनानी सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म ही है। ये बिल्कुल सर मैं इस बात की मैं गवाही सही दे बात सकता है हूँ। ना? आज यूनानी पैथी कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ही खत्म करी। जी। आज जो यूट्यूब पे आप वो 2 घंटे वाले बता रहे हैं ना, जी। उससे पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। ये बस बिल्कुल सही सर। शायद 2 साल में 3 साल में हो सकता है खत्म हो क्योंकि जाए। अगर आपको आज भी बचना है ना, यूनानी को जगाने के लिए काम कर रहे हैं हम। मैं यूनानी के लिए काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं यूनानी डॉक्टर नहीं हूँ। आप मैंने अभी क्या रिक्वेस्ट करी कि सिर्फ साल में एक केस, अगर तुमने साल में एक केस दिया ना तो यूनानी बचेगी, वरना नहीं बचेगी। कुछ भी कर लो, कितना भी ऐड कर लो, जब तक डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पेपर नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप वैसे प्रमोशन करो, खूब करो, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंटेड केस नहीं होगा, मतलब आज हम होम्योपैथी को इसलिए बचा पा रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेड केस हैं, सबकी रिपोर्ट सब चीज़ों के लिए, और साल में कोई एक केस बहुत बड़ा नहीं। तो अगर आप यूनानी को बचाने की कोशिश कर रहे हो जैसे हम होम्योपैथी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए केस सबमिशन करो। सबसे मेन क्राइटेरिया सिर्फ केस सबमिशन का है, और इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया है ही नहीं। सबको डॉक्यूमेंट चाहिए, अमेरिका वालों को, इंग्लैंड वालों को, सबको डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट होगा आपके पास तो सब ठीक है। तो सीधे सीधे अपने उसे लेना, प्रॉपर्टी के कागज नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो बस ये प्रॉपर्टी के कागज तैयार करने हैं, अगर ये कर पाए तो ठीक है, वरना हम हो सकता है कि शायद 10 साल बाद ना मिल रहे हो, या हम सिर्फ इसलिए मिल रहे हो कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम आयुर्वेद हैं, हम यूनानी से हैं, हम होम्योपैथ से हैं। हमारे नाम से आगे से डॉक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी कंट्रियों ने ये कर दिया है। बिल्कुल सर। ये तो यही है, मैंने कहा ना कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सारी पैथी चल रही है, वरना तो कहाँ यूनानी बताओ कहाँ चल रही है? नहीं चल रही। कोई सी कंट्री में नहीं है ना, लेकिन इंडिया चला रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश करो। ऐसी सेम होम्योपैथी की सिर्फ 4-5 ही कंट्री तो है, बाकी सब जगह बैन हो गई। तो हो सकता है कि यहाँ भी हो जाए अगर हमने नहीं बचाई तो। आयुर्वेद भी सिर्फ अभी कुछ प्रोडक्ट या कुछ कंपनियों की वजह से ही तो कहीं और पहुँच गई, वरना तुम आयुर्वेद में भस्म देने वाले दिखाओ, आयुर्वेद में ऐसे लोग दिखाओ जो नब्ज देख करके काम कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा ना। तो जब नहीं करना तो आयुर्वेद अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। होम्योपैथी अमेरिका के अंदर लगभग 1983 के अंदर बिल्कुल वैनिश करना शुरू कर दिया था। पता है उसका रीजन क्या था? कि हमारे यहाँ पे एक सिंगल डोज दी जाती है, जैसे आयुर्वेद में भस्म दी जाती है ना, एक ही बार दी जाती है मरीज की, तो ऐसे हमारे सिंगल डोज दी जाती है। और कुछ कंपनियां थी जो पेटेंट बना रही थी, मतलब जैसे आयुर्वेद के सब पेटेंट आप देख रहे हो, तो वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जब आपका लॉ तो ये कहता है कि एक ही दवाई देनी है, और तुम इसी दवाई के अंदर 4 दवाई बना रहे हो, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर वहाँ पे जवाब देने लायक नहीं रहा कि ये क्या, क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, किसी के पास नहीं थे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होना है, और ये कंफर्म होगा अगर हम लोग डॉक्यूमेंट पे नहीं आए। सीधे से बात अपने मन में लाओ कि अगर प्रॉपर्टी के कागज नहीं है तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं। प्रॉपर्टी इकट्ठे करने के लिए आपको कागज चाहिए, और बिना कागज के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? किसी के रिगार्ड एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम यहाँ पे कैंप लगाते हैं, हर 14 जनवरी को हमारे यहाँ कैंप लगता है, तो जो भी ऐसे कोई पेशेंट हो जो फ्री ऑफ ट्रीटमेंट चाहते हैं, या उस दिन हम इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सबसे कम रेट होता है, फिजियोथेरेपी पूरी फ्री होती है। यहाँ पे शार्प साइड सेंटर से भी आए वाले आते हैं, खैर 9 साल से यही लोग आते हैं हमारे पास। एक डेंटिस्ट भी आते हैं, डाइटिशियन भी आते हैं, और आप में से कोई भी किसी तरीके का सहयोग देना चाहता है तो डॉक्टर वंशिका हमारे यहाँ की हेड है, सोनी बहन, उनसे बात करेंगे।
आसिफ जी से बात करें। तो कोई भी पेशेंट ऐसा हो जो आप यहाँ पे भेज सकते हैं तो आप हमें भेजो, और किसी भी तरीके से अगर आप क्लिनिक को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी तो हमारे यहाँ पे कभी भी वेलकम है, आप कभी भी आओ। हमारी ये पहली शुरुआत है, मतलब आज हमने पहली बार CME करी है ऑर्बिट क्लिनिक की तरफ से, और DPMT के सहयोग से, जो डॉक्टर आसिफ उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, है ना। तो आप भी भैया DPMT के बारे में कुछ बता दो। थैंक यू एवरीवन, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, और थैंक यू सो मच सर। सर के बारे में बताऊँ कि होम्योपैथिक में सर का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है सर होम्योपैथिक में। तो अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है कि वो कहीं ठीक नहीं हो रहा, बहुत जगह भटक दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक बार सर के पास भेज के देख सकते हैं। मैंने खुद देखा है सर को कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कहीं ठीक नहीं हुए, लेकिन लास्ट में सर के पास आए और सर ने उनको कुछ ही महीने में ठीक किया। मेरे पास भी आते हैं पेशेंट, कहते हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी और सर की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो नहीं ठीक हो रहा तो आप सर के पास भेज सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डॉक्टर फहीम को इन्वाइट करना चाहूँगा कि सर का एक बार वेलकम। मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले तो मैं लेट आया, थोड़ा सा में फंस गया था। डॉक्टर सन पैरामेडिकल ट्रस्ट का जो प्रेसिडेंट हूँ मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरी टीम के सारे ही अपने उसमें जो पोस्टेड हैं। ऐसा नहीं कोई छोटा मेंबर है, बड़ा मेंबर है, सभी बड़े मेंबर हैं, सब हम एक बराबर एक जैसे हैं, और इस संस्था को हम सभी चला रहे हैं। आपको मैं इतनी CME करता हूँ, इतनी CME देखता भी हूँ, इतने डॉक्टरों से मिलता हूँ, और जो लास्ट मोमेंट पे आपके मैंने आज चीज़ देखी और जो आपको सीखने को मिला, बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि आज के टाइम में जो डिजीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो पिछले काम को छोड़ दिए। वॉशिंग मशीन ले ली, मिक्सी मशीन है, सब चीज़ है, अब क्या है, खड़े खड़े सारा काम हो रहा है, अब बैठने का कोई काम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जब हम अपने पेशेंट्स, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको समझाएं, उसको इस चीज़ के बारे में बताएं कि आप अभी भी अपने आप को रिपेयर कर सकते हो, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। खाली मेडिसिन ही ठीक नहीं करेगी, जब तक आप परहेज नहीं करोगे, आप अपने आप को रिपेयर नहीं करोगे, वो कैसे काम चलेगा। आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी जो पुरानी चीजें थी उनको दोबारा ला सकते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमने अपनी भागदौड़ वाली लाइफ में अपनी लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर लिया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। PCOD हो गया, शुगर हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीजें, पेट निकलने लगे, हेयर फॉल होने लगा, वो सभी के साथ हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को एक ट्रैक बना लिया है सिर्फ दौड़ने के लिए। हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, हम जी नहीं रहे कोई भी। ये रियलिटी कि हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग सिर्फ जो है ना जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हम आगे निकलना है, हमें उससे भी आगे निकलना है, पर अपनी जिंदगी को हम खराब कर चुके हैं, अपने शरीर को हम खराब कर चुके हैं। मैं अगर बात करूं, अगर दौड़ लगाने की बात करूं इंक्लूडिंग में, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं खुद भी अगर हम यहाँ से 100 मीटर भागने लगे सबके साथ खुल जाएंगे। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमने सिर्फ गाड़ियां अपनाई है, हम गाड़ियों पे चलने लगे हैं, जहां भी जा रहे हैं सिर्फ गाड़ियों पे चलने लगे। 2011 में जब यूपी पुलिस की भर्ती हो रही थी तो उसके अंदर मैं सिलेक्टेड हुआ था मायावती की सरकार में, और मेरा जो रनअप रहा था एज ए सब इंस्पेक्टर में, उसमें भर्ती रहा था। मेरी टीम जानती भी नहीं होगी, अपनी टीम को भी बता दूं, एज ए सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ था। तो उसमें 10 किलोमीटर की दौड़ थी, और उस दौड़ के अंदर 42 मिनट 40 सेकंड के अंदर मैंने उसको क्लियर करा हुआ था। आज अगर आप मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब आप 100 मीटर दौड़ लीजिए, मेरे सांस खुल जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमने अपनी लाइफ को फिजिकली तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप अपने आप को दोबारा से एक्टिव करो, पेशेंटों को भी समझाओ, पेशेंटों को भी बताओ। दूसरी एक चीज होती है, जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में हम बैठे हैं, हम जैसे डॉक्टर बैठे हैं, अब हमारे को खुद के पेट निकल में वेट लॉस करने की मेडिसिन दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? पेशेंट तो हमें देख के क्या डॉक्टर अपना तो कम कर ले। जब तक हम खुद फिट नहीं होंगे, हम खुद देखने लायक कुछ नहीं बनेंगे, तो हम पेशेंट को नहीं कर सकते। तो मेरी टीम के जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ यार पेशेंट को तो होता रहेगा, पहले अपना कर लेते हैं, अपनी शुरुआत तो करो, अपना आप को तो करो। जब तक हम ही ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम अपनी पैथी में सभी डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई भी डॉक्टर की जिसने किसी भी एक केस को शून्य से लिया हो, 100 तक ना लाया, उसको उसने पूरी तरीके से क्लियर करा हो। तो वो बात बिल्कुल हकीकत है कि आप जब तक डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, आप अपने पेपर जो है अपने कहीं दिखाने लायक नहीं बनोगे, क्या बताओगे कि हमने क्या करा है।
क्या किस चीज को हम शो करेंगे? आज डॉक्टर साहब के पास इतने सारे प्रूफ हैं, इन्होंने होम्योपैथ के बारे में इतने सारे प्रूफ दे दिए हम लोगों को कि हम इनकी बातों को ना चाहते हम पूरा हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फेक करना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो रिपोर्ट है, जेन्युइन है, होम्योपैथ सभी जानते हैं। और इस बात को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है कि सब ये सोचते हैं कि यार होम्योपैथ बहुत लेट काम करती है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि होम्योपैथ लेट नहीं काम कर रही, वो पेशेंट लेट आ रहा है, वो सब जगह से धक्के खाने के बाद आ रहा है, आते सोचता है कि यार डॉक्टर साहब ने दवाई दी है और 15 दिन में मैं ठीक हो जाऊं। क्योंकि हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, फीवर नहीं उतर रहा है और डॉक्टर साहब मैं 4-5 जगह से दवाई ले चुका हूं, फीवर नहीं उतरा है, आप ऐसी दवाई दो शाम तक ठीक हो जाओ। तो ऐसी जादू की छुड़ी तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। अपनी पैथी पे जो भी काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार करें। एक पेशेंट का भी तो साल में कम से कम दें। और मैं इस चीज का खुद वो कहता हूं कि मैं डॉक्टर सर पैरामेडिकल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात की गारंटी लेता हूं, साल में आप मुझे अपना एक वो दे दो, आपको चमकाने का मेरा काम, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको चमका दूंगा, आपका नाम मैं कर दूंगा, आप सिर्फ एक साल में एक दे दीजिए मुझे भी। क्या अपनी पैथी से हमने कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट यूज ना करते हुए सिर्फ अपनी ही पैथी से ये ट्रीटमेंट करा और हमने इसको क्लियर कर दिया, उसको पब्लिश करना मेरा काम, वो मैं करूंगा। आज ही आपके सामने मैं इस बात का वादा करता हूँ। और चलिए आज के प्रोग्राम के लिए मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी भेंट देके आपका सम्मान ये डॉक्टर सबको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए अभी आपने जो सर ने बात कही कि हम खुद मोटे हैं और पेशेंट को फैट लॉस की दवाई देते हैं, तो मैं तो खुद मोटा हूँ, तो मेरे पास जब फैट लॉस के कोई ले जाता है तो उसका दवाई लिखता हूँ और तो वो कहता है डॉक्टर साहब अपना वजन तो देखो, मैंने कहा ये तो मैं कम करके ही दवाई लेकर के करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हम टेक्नोलॉजी को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते और ना कभी हमें पीछे छोड़ना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना चाहिए, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास सब कुछ है, तो हमें टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं हटना है, हमें एवोल्यूशन के साथ साथ चलना है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लो। मतलब जैसे अगर आज हमें सिर्फ एक रोटी की जरूरत है तो हमने एक रोटी खाई, हम लोग आज भी क्या करते हैं कि पेट भर के वही 4 रोटी खा रहे हैं, जिसकी जरूरत है सिर्फ, तो सिर्फ इतना सा अपनी उसमें प्लान में चेंज करो तो काफी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। सो डॉक्टर वंशिका मैं चाहूंगा कि हम जिन डॉक्टर्स के हम जिन डॉक्टर्स के नाम ले रहे हैं और जिनके सर्टिफिकेट हमारे पास हैं वो एक एक करके प्लीज आते जाइएगा ताकि हम सबके सर्टिफिकेट देते जाएं। तो डॉक्टर समरी खनम, डॉक्टर रीना शेखर, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अंसारी, डॉक्टर मोनीश खान, डॉक्टर कुशल राज चौधरी, डॉक्टर सुंबुल, डॉक्टर आसिफ। अच्छा डॉक्टर आसिफ को मैं दे देता हूं। डॉक्टर मोहम्मद आरजू, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर यूनुस मलिक, डॉक्टर बैतुल्लाह चौधरी,
डॉक्टर मनोज, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, डॉक्टर विपिन सिंह, डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद अमन, डॉक्टर फैजल उर रहमान खान, डॉक्टर मोहम्मद फजील, डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर शाह आलम, डॉक्टर अबिद मलिक, डॉक्टर अफ्ताब मलिक, डॉक्टर सुधीर कुमार सिन्हा, डॉक्टर तुफर रजा, डॉक्टर शुहेब, डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर मोहम्मद दानिश, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर मुशाहिद अली,
सिद्दीकी, डॉक्टर मेहंदी हसन, डॉक्टर मोहम्मद असद, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर मोहम्मद कहकशा, जयश्री, केशव कुमार, जयश्री हमारे फिजियोथेरेपी का स्टाफ है, डॉक्टर आसिफ के अंदर में है, और केशव हमारे लैब के करता धरता। हाँ। और जो कि डॉक्टर वंशिका बहुत देर से मेहनत कर रही है, तो डॉक्टर वंशिका का भी सर्टिफिकेट देते हैं। डॉक्टर नीचा परमार, सर आप लोग प्लीज बस 2 मिनट और दीजिए, आप लोग चाय और थोड़े से नाश्ते का इंतजाम है सब लोग। डॉक्टर सकीर, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मेरे फ्रेंड मुझसे बोल रहे थे आप थोड़े से लेट हो गए सर के पास आने में। सर ने आपके लिए शैम्पू भी दिया है, आपके बाल अगर आप पहले आए थे तो बाल नहीं उठते आपके। नहीं, मैंने सर के लिए ये भी बोला था कि इवोल्यूशन की रेस में सबसे आगे यही है, हम सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यही है, सबसे और मैं अपने दोस्तों को जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, अभी जैसे सर ने बात बोली, जैसे हमारी यूनानी, हमदर्द, होम्योपैथिक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अगर बचाना है तो उसके लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए बचेगी तो सिर्फ फिजियोथेरेपी, ध्यान रखो अपनी फिजियोथेरेपी को बचा लो। अब मैं अनाउंस करता हूँ क्योंकि जो सारा मैनेजमेंट है वो उमेश के हाथों में था, आपकी सबकी फोटो भी यही ले रहा है, तो उमेश प्लीज आओ।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, DPMC का बहुत धन्यवाद कि उसने यहाँ सब लोगों को अरेंज किया, और आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो हमारा नंबर है 9711533617, वरना गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार। आप सिर्फ इतना सर्च करिए ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार, और अगर वहाँ पे अपना कोई रिव्यू दे पाए, अपनी कोई फोटो अपलोड कर पाए तो जरूर करिएगा, उससे सारे विजिबिलिटी सारा उसी से बढ़नी है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑर्बिट क्लिनिक सोनिया विहार पे क्लिक करके और उस पर सब अपने रिव्यू डालेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा है जो अपनी वीडियो बनवाना चाहता है तो उमेश साथ में है, तो आप अपनी एक छोटी सी टेस्टिमोनियल के तौर पे आप अपनी वीडियो भी बनवा सकते हैं। और सभी लोगों के लिए चाय का और छोटे से स्नैक का वो है प्रबंध है, वो पीछे देंगे। जो लोग बैठ करके खाना चाहें वो बैठ करके खा सकते हैं, आप चाहें तो हम स्नैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और चाय हमारे से जैसा आपका मन करे। अब सब आपका है हमारा। एक है डॉक्टर राधे कृष्ण जी, जो भी रह गया होगा वो डॉक्टर आसिफ को अपने नाम लिखवा देगा, हम उनके सर्टिफिकेट जो है वो उन तक पहुंचा देंगे। और एक रिक्वेस्ट और, अभी क्योंकि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पीसीओ होने के बाद में कभी भी मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर आपके पास पहुंच ही गए हैं, आप कभी भी पूछो। ऐसा कोई लगता है कि कोई पेशेंट आपकी बातें नहीं समझ पा रहा तो आप सीधे पेशेंट लेकर के आओ और मैं उसको आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है, और आप बस अपने पेशेंट के साथ वापस चले जाओ। हमें मतलब पेशेंट नहीं चाहिए, आप आओ, बस जो जानकारी जितनी बढ़ सकती है उतनी बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू। वैसे सब लोग अच्छा रहेगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफी ले लें सर वो बस ठीक है। इधर लेंगे, इस तरफ लेंगे, हाँ, इधर स्पेस नहीं है। नहीं पहले ये कर लो फोटो, पहले अलग से बना कर लो ना। सुनो दानिश रुक जा अभी, दानिश एक ग्रुप फोटो करवा लीजिए। ग्रुप फोटो कराने के बाद सभी लोग इधर। एक आप प्लीज, हेलो दानिश दानिश एक काम रुक जा यार। एक काम